अस्सलाम वालेकुम क्लास, हिना हालिद इज़ हियर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। हमारे आज के वीडियो लेक्चर से जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सीपीयू स्केजुलिंग। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो टर्म्स यूज़ होंगी वो बाकी टॉपिक से काफ़ी रिलेट करती हैं, तो आपने ध्यान से इस टॉपिक को सुनना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक को। जैसा कि हमने प्रोसेस मैनेजमेंट को देखना है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोसेस की स्टेट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, एक जो हमारा प्रोसेस है वो किन किन स्टेट से गुजर के तो फिर टर्मिनेट होता है। प्रोसेस होता क्या है? रनिंग इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम, मतलब कि अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब हम एक प्रोग्राम को, एक एप्लीकेशन को रन करना स्टार्ट कर देते हैं, उस पर डबल क्लिक करते हैं, वो रन करना स्टार्ट कर देता है, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, तो हम कहते हैं कि ये प्रोग्राम, ये एप्लीकेशन क्या बन गई है? एक प्रोसेस बन गई है। पहले है न्यू स्टेट, फिर है रेडी स्टेट, उसके बाद रनिंग और उसके बाद टर्मिनेट। अच्छा, ये जो 4 स्टेट्स लिखी हुई हैं, न्यू, रेडी, रन और टर्मिनेट, ये वाली जो स्टेट्स हैं ये तब एग्जीक्यूट होंगी जब कोई भी इंटरप्शन किसी और प्रोसेस की नहीं होगी। ठीक है, और अगर इंटरप्शन हो गई तो फिर ये जो बाकी स्टेट्स हैं ये तब टेक प्लेस हो जाएंगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे रनिंग स्टेट में किस तरह से हुआ है कि दोबारा रेडी स्टेट में आ गया प्रोसेस, और उसके बाद रेडी स्टेट से दोबारा स्केजुलिंग होके, दोबारा डिस्पैच होके और फिर रनिंग स्टेट में गया है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि जब हमारे पास टाइम क्वांटम आ जाता है, ये सारी चीज़ें बाद में एक्सप्लेन करती हूँ आपको। और उसके बाद देखिए टाइम क्वांटम के अलावा अगर इनपुट या आउटपुट की रिक्वेस्ट करनी है एक प्रोसेस ने, लेट्स सपोज एक प्रोसेस जो है वो कहता है कि मैंने एक फाइल को रीड करना है, तो जब वो कहेगा कि फाइल को मैंने रीड करना है तो वो अपना जो टाइम सीपीयू का है उस टाइम से निकल के रैम में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशंस हैं ये जब परफॉर्म हो जाएंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा, तो दोबारा वो रेडी स्टेट में चला जाएगा, और रेडी स्टेट से दोबारा स्केड्यूल हो के और फिर दोबारा रनिंग स्टेट में जाएगा। और जब तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती, तब तक वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में ही रहेगा, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो तब होगी इसकी कंप्लीशन और तब जाके ये टर्मिनेट होगा। डायग्राम में प्रोसेस की जितनी भी स्टेट्स हैं या जितने भी स्टेटस हैं, इन सबको डिटेल से हम देखते हैं। ठीक है, आप स्टेटस भी कह सकते हो इसको और स्टेट्स भी कह सकते हो एक प्रोसेस की। सबसे पहले देख लेते हैं न्यू स्टेट को। अच्छा, न्यू स्टेट होती क्या है कि जब हम एक प्रोसेस को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, जब हम एक प्रोसेस को क्रिएट कर देते हैं तो हम कहते हैं ये है एक न्यू स्टेट में। अच्छा, जब आप लोग एक प्रोसेस को, लेट्स सपोज आपने एक अपना लैपटॉप ऑन किया। ठीक है, जब आप लैपटॉप ऑन करते हो तो सबसे पहले होता क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्किंग स्टार्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होता है जो जिसका नेम होता है कर्नल, वो स्टार्ट से लेके तब तक रन करता रहेगा जब तक आप अपने लैपटॉप को शट डाउन नहीं कर देते। तो सबसे पहले जब आप लैपटॉप को ऑन करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग अपनी स्टार्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे माउंट हो जाता है? मेमोरी में माउंट हो जाता है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में जाएगा तो बैकग्राउंड पे बहुत से ऐसे प्रोसेसेस होंगे जो रनिंग स्टेट में आने लग जाएंगे। ठीक है, बहुत से ऐसे प्रोसेसेस होंगे जो रनिंग स्टेट में आ जाएंगे। तो ऐसी स्टेट जहाँ पे प्रोग्राम रन तो नहीं कर रहा। ठीक है, प्रोग्राम रनिंग स्टेट में तो नहीं है, यहाँ पे प्रोग्राम रैम में नहीं है, यहाँ पे प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में है। ठीक है, जब प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में होता है, अभी उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं की, वो बिल्कुल एक स्टेबल स्टेट में है। ठीक है, न्यू स्टेट में आप लोगों ने ये याद रखना है, ये कौन सी स्टेट है? जब प्रोसेस क्रिएट होता है, जब प्रोसेस क्रिएट होता है, अभी रैम में भी नहीं गया, कौन सी स्टेट में है? सेकेंडरी में। ठीक है, सेकेंडरी स्टेट में है, बिल्कुल स्टेबल स्टेट में। ये चीज़ होती है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट में जो 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं? क्रिएशन ऑफ अ प्रोसेस, बिलोंग्स टू सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो प्रोसेस होगा, इस स्टेट में जब होगा प्रोसेस, तो वो किस में होगा? सेकेंडरी मेमोरी में होगा। When OS mounts in memory, many processes starts running in the background. न्यू स्टेट के बाद प्रोसेस कौन सी स्टेट में जाता है? रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट को रेडी क्यू भी कहते हैं। क्यू वैसे जो टर्म है उसका मतलब होता है लाइन। ठीक है, अब जो हमारे प्रोसेसेस थे सारे न्यू स्टेट में, वो कहाँ पे आना शुरू हो गए हैं? रेडी क्यू में। अच्छा,
न्यू स्टेट में तो जितने मर्जी भी प्रोसेसेस हों तो वो उनको क्या कर लेगा, पिक कर लेगा, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो उसमें जितने मर्जी हैं आप लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं उसमें, क्योंकि लेट सपोज आपकी जो अपनी डिवाइस की होती है सेकेंडरी मेमोरी 1 टेराबाइट तक होती है, ठीक है, तो वो ज़्यादा डाटा को अपने अंदर स्टोर कर सकती है। लेकिन जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारे पास लिमिटेड मेमोरी होती है, ठीक है, हम इसमें बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकते। जैसा कि आपकी जो रैम होती है वो कितने जीबी की होती है, 4 GB की होती है, 8 GB की होती है, 16 GB की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो हमने ये ध्यान रखना है कि कितने प्रोसेसेस को हम रेडी स्टेट में लेके आ रहे हैं, क्योंकि जब एक प्रोसेस रेडी स्टेट में आ जाता है तो वो रैम में आ जाता है, तो हम सारे प्रोसेसेस को एक साथ ही रैम में नहीं लेके आ सकते, ठीक है। तो हमने देखना है कि कितने प्रोसेसेस को हमने रैम में लाना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में लाना है। अच्छा, पहले जो हमारा प्रोसेस था वो न्यू स्टेट में था, मैंने आपको बताया कि वो होती है सेकेंडरी स्टेट, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है तब, और वो एक स्टेबल स्टेट होती है। अब जो हमारा प्रोसेस है वो रैम में आ गया है, मतलब कि फास्टर मेमोरी में आ गया है, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि वो कौन सी चीज़ है जो एक प्रोसेस को न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में ले आई, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से रैम में ले आई, ये हमने यहाँ पे देखना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, तो वो होता है हमारा एक स्केजुलर जो ले के आता है हमारे प्रोसेस को न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में, मतलब सेकेंडरी मेमोरी से रैम में। वो स्केजुलर जो हमारे प्रोसेस को न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लेके आता है उसको हम बोलते हैं LTS, लॉन्ग टर्म स्केजुलर, ठीक है। अच्छा, हमने देख लिया कि लिमिटेड हमने जो प्रोसेसेस हैं उनको हमने पॉप करना है रेडी स्टेट में, ठीक है, क्योंकि ये क्यू बेस्ड है ना, इसलिए हम पॉप का वर्ड यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है क्यू क्या होता है, FIFO बेस्ड होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेस्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें जो चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, प्रोसेस इन रैम, मतलब पहले हमारा जो प्रोसेस था वो सेकेंडरी में था, अब हमारा प्रोसेस जो है वो रैम में आ गया, कौन सी स्टेट में, रेडी स्टेट में। पॉप्ड फ्रॉम न्यू टू रेडी, कि हमने जो प्रोसेस है उसको पॉप कर दिया कहाँ से कहाँ पे, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में। m नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन रेडी स्टेट, इस लाइन का क्या मतलब है कि हमने लिमिटेड जो प्रोसेसेस हैं उनको रेडी स्टेट में लाया है, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेसेस को रेडी स्टेट में हम लेके आएंगे, सारे प्रोसेसेस को उठा के नहीं ले आए। उसके बाद है कि ये जो चीज़ है, कौन सा वो स्केजुलर है जो ऐसा कर रहा है कि हमारे प्रोसेस को न्यू स्टेट से उठा के रेडी स्टेट में पहुंचा रहा है, उस स्केजुलर का क्या नाम है, LTS, लॉन्ग टर्म स्केजुलर। उसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग का। जैसे कि आप लोग पहले भी इस टर्म से फेमिलियर हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मल्टी प्रोग्रामिंग होता क्या है। फिर से रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा मल्टी प्रोग्रामिंग का, कि लेट्स सपोज आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, 6 प्रोसेसेस हैं आपके पास, वो 6 प्रोसेसेस कहाँ पे होंगे, रैम में होंगे, ठीक है। रैम में हमारे पास कितने प्रोसेसेस हैं, 6 प्रोसेसेस। अब जो CPU है वो हर एक प्रोसेस को सिमुल्टेनियसली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। CPU क्या करेगा, सिर्फ एक प्रोसेस को लेगा और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, रन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो है नॉन प्रिम्पशन। नॉन प्रिम्पटिव जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या, मैं आपको बताती हूँ कि वो होता क्या है, नॉन प्रिम्पटिव होता क्या है। कि लेट्स सपोज एक प्रोसेस लिया है सीपीयू ने एक प्रोसेस को लिया है, अगर सीपीयू उस प्रोसेस को कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर दे विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ एनी ऑफ द प्रोसेस, उसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर दे, ठीक है, और उसके बाद वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए, तो हम कहेंगे यहाँ पे नॉन प्रिम्पशन टेक प्लेस हो रही है। ये चीज़ होती है नॉन प्रिम्पशन में, ठीक है। जो मल्टी प्रोग्रामिंग है यहाँ पे सीपीयू की जो आइडलनेस वाला मामला है वो ख़त्म हो जाता है, सीपीयू किसी वक्त भी आइडल स्टेट में नहीं जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। लेकिन वही बात कि हमने इस स्टेट में देखना है कि नो प्रिम्पशन होती है, और उसके बाद है सम ऑफ द टास्क आर डिस्पैच्ड टू रनिंग स्टेट। अच्छा, इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है कि जो कुछ प्रोसेसेस हैं
ठीक है। जब हमारी रेडी स्टेट में प्रोसेसेस हमारे पास आ गए थे, न्यू स्टेट में बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही थी। उसके बाद रेडी स्टेट में हम आए, तो रेडी स्टेट में क्या हो रहा था कि एक जो प्रोसेस है वो रैम में आ गया था, तो हम लिमिटेड प्रोसेसेस को ही सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट कर सकते थे, सारे प्रोसेसेस को नहीं हम रख सकते थे रैम में, ठीक है। और उसके बाद हमने ये देखना है कि अब जो प्रोसेसेस हमारे पास रेडी स्टेट में हैं, अब उनमें से हमने कुछ प्रोसेसेस को स्केड्यूल करना है, कहाँ पे लेके जाना है हमने उनको, रनिंग स्टेट में, ठीक है। सारे प्रोसेसेस को हमने एक साथ ही रनिंग स्टेट में नहीं लेके जाना, कुछ प्रोसेसेस को हमने डिस्पैच करवाना है, स्केड्यूल करवाना है, कहाँ पे जाके, रनिंग स्टेट में, ठीक है। रेडी स्टेट यहाँ पे हो जाती है हमारी क्लियर। आपने देख लिया कि जो भी हमारे पास प्रोसेसेस रेडी स्टेट में आए हैं वो क्यों रेडी स्टेट में आए हैं, क्योंकि उन प्रोसेसेस ने एग्जीक्यूट होना था, क्योंकि उन प्रोसेसेस को सीपीयू की ज़रूरत थी, ठीक है। उन सारे प्रोसेसेस को सीपीयू का टाइम चाहिए था, ठीक है। वो चाह रहे थे कि हमारे पास सीपीयू का जो टाइम है वो अलॉट हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से वो सारे रेडी स्टेट में आए। अब देखें, उन ही सारे प्रोसेसेस में से कुछ ने स्केड्यूल होके कहाँ पे आना है, रनिंग स्टेट में आना है। अब देखते हैं कि रनिंग स्टेट में एक प्रोसेस क्या करता है। अब देख लेते हैं रनिंग स्टेट को कि रनिंग स्टेट में प्रोसेस क्या करता है। जब एक प्रोसेस रेडी स्टेट से डिस्पैच होके रनिंग स्टेट में आ गया, ठीक है, रहना इसने अभी भी रैम में ही है, ठीक है, रहना अभी भी इसने रैम में ही है, लेकिन इसका स्टेटस चेंज हो गया है, ठीक है। हमारी जो प्रोसेस है उसका स्टेटस चेंज हो गया है। पहले इसका स्टेटस क्या था, रेडी, अब इसका स्टेटस हो गया है रनिंग। जब एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमने उस प्रोसेस को सीपीयू अलॉट कर दिया है, हमने उस प्रोसेस को सीपीयू अलॉट कर दिया है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि हमने नंबर ऑफ जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनमें से हमने लिमिटेड जो प्रोसेसेस हैं उनको हम रनिंग में लेके आए। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितने प्रोसेसेस को हम लेके आ सकते हैं रनिंग स्टेट में। ये चीज़ डिपेंड करती है कि सीपीयू है जो हमारा, ठीक है, जिसने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है, वो उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, ठीक है। हमारा जो सीपीयू है वो कितने प्रोसेसेस को रन करवा सकता है। अगर हमारे पास एक सीपीयू हो, मतलब एक प्रोसेसर हो, तो वो तो कॉन्सेप्ट हो गया यूनी प्रोसेसर का। प्रोसेसर का आपको पता है ना, सीपीयू को ही कहते हैं प्रोसेसर। अगर हमारे पास एक सीपीयू हो तो फिर हम लिमिटेड प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगर हमारे पास मोर देन वन सीपीयू हो, मतलब मल्टी प्रोसेसर्स का कॉन्सेप्ट हो, तो ज़्यादा प्रोसेसेस एक ही वक्त में सिमुल्टेनियसली कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का है सब्जेक्ट, ये जो हमारा कोर्स है, इसमें हमने यही चीज़ माइंड में रखनी है कि हम यूनी प्रोसेसर की बात करें, ठीक है। हमारे पास एक ही प्रोसेसर है, हमारे पास एक ही सीपीयू है, और उसी को ध्यान में रख के, उसी को माइंड में रख के हमने सारी चीज़ों को देखना है। तो लेट्स सपोज हमारे पास यूनी प्रोसेसर ही है, ठीक है, हम सिर्फ एक ही प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं। रनिंग स्टेट को यहाँ से देख लें। How many tasks you can take to running state depends on the number of CPU, कि आपके पास CPU कितने हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास CPU कितने हैं। प्रोवाइड सीपीयू टू द प्रोसेसेस, ठीक है, कि जो सीपीयू है वो अब हमने फाइनली प्रोवाइड कर देना है प्रोसेसेस को, वो सारे प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूट होना चाह रहे थे, जो रेडी स्टेट में हमारे पास आ चुके थे। अब उन प्रोसेस में से एक प्रोसेस को, जस्ट एक जो प्रोसेस है उसको पहले सीपीयू अलॉट होगा। जो सीपीयू है वो सिर्फ एक टाइम में एक ही प्रोसेस को सपोर्ट कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है हम मल्टीपल जो प्रोसेसेस हैं उनको अप्लाई कर रहे हों, हम मल्टीपल जो टास्क हैं वो परफॉर्म कर रहे हों, हमें फील ही नहीं होने देता, वो इतना कम टाइम इंटरवल होता है कि हमें फील ही नहीं होता, हमें लग रहा होता है हम ये भी टास्क साथ ही कर रहे हैं, हम तो वो भी टास्क साथ ही कर रहे हैं, हम तो वर्ड में कोई फाइल भी एडिट कर रहे हैं और साथ में हम कोई नात भी सुन रहे हैं, ठीक है। तो सीपीयू जो होता है वो स्केजुलिंग उसकी इतनी फास्ट होती है कि हमें वो फील ही नहीं होने देता कि ये जो प्रोसेस है ये एक ही टाइम में कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जब आपकी टाइम बाउंड की आप बात मैं आपको समझाऊंगी ना, तो तब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक बात हुई रनिंग स्टेट की। फर्दर देख लेते हैं रनिंग स्टेट को।
आपको पता है कि जब एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर गया है, ठीक है। जो सीपीयू है वो अपना उसको टाइम दे रहा है और कोई भी ऑपरेशन उस प्रोसेस पे परफॉर्म हो रहा है। जैसे आपको पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, एएलयू और सीयू, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म हो रहा है, सीपीयू कोई भी ऑपरेशन उस प्रोसेस पे परफॉर्म कर रहा है, अरिथमेटिक यूनिट हो गया, लॉजिक यूनिट या कोई भी टास्क, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं इनको देख लेते हैं। स्टेटस ऑफ द प्रोसेस चेंज्ड स्टिल इन रैम। इस बात का क्या मतलब है कि जो प्रोसेस है सिर्फ उसका स्टेटस चेंज हुआ है, उसका स्टेटस सिर्फ रेडी से रनिंग हुआ है, ठीक है। उसका जो स्टेटस है वो कहाँ से कहाँ पे हुआ है, रेडी से रनिंग में हुआ है अभी भी ये रैम में ही है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ऑपरेशन बीइंग परफॉर्म्ड, कि कोई भी ऑपरेशन जो है वो उस प्रोसेस पे परफॉर्म हो रहा है इस स्टेटस में, ठीक है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन। इसका क्या मतलब है कि जो सीपीयू है उसको हम वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे और वो उस इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता जाएगा। यहाँ तक बात थी हमारी रनिंग स्टेट की। उसके बाद हम देखेंगे टर्मिनेशन को। अब बात करते हैं टर्मिनेशन स्टेट की। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना, ठीक है। When process came to the ready state, we provided that process some of our resources, कि मतलब जब हमारे पास एक प्रोसेस रेडी स्टेट में आया था तो हमने क्या किया था, उस प्रोसेस को अपने कुछ रिसोर्सेज अलॉट कर दिए थे। और जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो हमने क्या किया, डी एलोकेशन करवा दी, कि अपने रिसोर्सेज उससे वापस ले लिए। हमने अपने रिसोर्सेज उससे वापस क्यों ले लिए, क्योंकि हमारी जो रैम है वो इतने ज़्यादा डाटा को सपोर्ट नहीं कर सकती, हमारी रैम लिमिटेड है, तो हमने अपनी रैम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। देख लेते हैं टर्मिनेशन स्टेटस को। क्या होता है, डी एलोकेशन हो जाती है, जो भी रिसोर्सेज हमने रेडी स्टेट में प्रोसेस को दिए थे वो हमने वापस ले लिए, डी एलोकेशन करवा ली। रेडी स्टेट में एलोकेशन करवाई थी और अब डी एलोकेट करवा दिया हमने। उसके बाद है टेक रिसोर्सेज बैक फ्रॉम द प्रोसेस, कि हमने अपने जो रिसोर्सेज जो हमने प्रोसेस को अलॉट किए हुए थे वो हमने क्या किया, वापस ले लिए। यूटिलाइज रैम प्रॉपरली, हम रैम को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, किस तरह से, डी एलोकेशन करवा के। यहाँ तक हमने जितना भी डिस्कस किया है एक प्रोसेस को कि वो कौन सी स्टेट से लेके कहाँ तक जाके टर्मिनेट होता है, ये हमने सारी बात वो वाली की है जब एक प्रोसेस को दरमियान में कोई भी और प्रोसेस इंटरप्ट नहीं कर रहा। वो सिंपली न्यू स्टेट में आया, रेडी स्टेट में आया, ठीक है, वेट कर रहा है सीपीयू का। जब रनिंग स्टेट में आया तो सीपीयू अलर्ट हो गया और उसके बाद जब उसकी सारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई तो किस स्टेट में चला गया, टर्मिनेशन स्टेट में चला गया। इसके दरमियान आप देखें कि कोई भी और ऐसा प्रोसेस नहीं आया कि जिसने इस प्रोसेस को इंटरप्ट किया हो, इसकी एग्जीक्यूशन को कुछ टाइम के लिए स्टॉप किया हो, ऐसा कोई भी सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियोस में हम उस सिनेरियो को देखेंगे कि जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है और कोई और प्रोसेस आ जाता है और आके इस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को आके इंटरप्ट करने लग जाएगा।